23 मार्च को हमारे यहाँ सिविल अवार्ड्स की एक लिस्ट जारी की जाती है और मिलिट्री अवार्ड्स को भी दी जाती है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी लानतें पढ़ते हुए नहीं देखा उन तमाम अवार्ड याफ्ता सहाफ़ियों को जितनी इस बार उनको पड़ी हैं। इस करम का शुक्र करूं कैसे अदा, वो करम जो मुझ पे मेरे अल्लाह ने कर दिया। पीपल्स पार्टी और सिंध की और शायद कुछ और लोगों की भी उम्मीद है कि एक दिन शायद वो वजीर आज़म पाकिस्तान बने। गलत फहमी जीने के लिए, जिंदगी से निबरदाज़मा होने के लिए सबसे बेहतर हथियार भी है और सबसे बेहतर ढाल भी। औरत के अंदर अगर मर्दाना खसाइल हों तो वो बड़े फेवरेबल हैं, बड़े वांटेड हैं और उनको बहुत सराहा जाता है। और अगर मर्द के अंदर लताफत और नज़ाकत हो तो फिर ये बड़ी अनवांटेड चीज़ हो जाती है। लेकिन सोशल मीडिया आपको फ़ौरन सोसाइटी का टेम्परेचर, सोसाइटी का रवैया, सोसाइटी के रिमार्क्स और सोसाइटी का रिएक्शन पूरा बता देता है। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर उमर आदिल लाउड स्पीकर की एक और एपिसोड लिए आपके सामने हाजिर है। अच्छा, मेरे बचपन में ये होता था कि जब हम जाते थे किसी सिनेमा में फिल्में देखने के लिए तो एक बड़ी मज़े की चीज़ होती थी। वो होता था पाकिस्तान का तस्वीरी खबरनामा। वो एक रील बनी होती थी ब्लैक एंड वाइट, जिसमें पता चलता था कि पिछले साल या पिछले 6 माह के अंदर पाकिस्तान में क्या क्या हुआ है और एक छोटा सा खबरनामा असल फिल्म से पहले चलता था। मुझे वो बड़ा फैसिनेट करता था क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो उस वक्त सिर्फ सिनेमा में ये खबरें देखने का था। इसलिए कि मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ तब टेलीविज़न हमारे घर में कम से कम नहीं होता था, इसलिए कि मैं उस ज़माने में लालपुर में रहता था और पाकिस्तान टेलीविज़न शुरू हुआ लाहौर में 1965 में। और जब तक हम लाहौर आए थे तो 1969 हो गया था। तो जो ज़िंदगी के पहले 3-4 साल थे वो मेरे टेलीविज़न के बग़ैर थे। तो तस्वीरी खबरनामा जब सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं थी, तब वो सबसे उम्दा चीज़ थी। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरी उम्र के हैं, हाँ बिल्कुल मेरी उम्र के हैं, यानी कि 80-85 साल के हैं, उनको पता होगा कि मैं क्या जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे। सारे छुन्ने बन जाओ मेरे सामने, पता नहीं मेरी शक्ल वेंदे आई की मौत पै जाती सारे कि आप सब लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे बड़े हैं। वो तमाम लोग जिनकी उम्र 70 साल की है वो भी कहते हैं डॉक्टर साहब आप हमारे बड़े हैं। मैं क्या करूँ। ख़वातीन हज़रात, एक उम्र होती है जब हर बंदा आपसे बड़ा होता है, फिर एक उम्र आती है जब हर बंदा आपसे छोटा होता है। तो मैंने तो इसलिए बड़ी आसानी से अपनी इस उम्र को एक्सेप्ट किया है। मुझे पता है कि मैं कितना जवान हूँ, कितना तनुमंद हूँ, कितना सेहतमंद हूँ और इसके लिए अपने अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अगर बहुत सारे लोग मुझे बड़ा बड़ा कह के अपने आप को छोटा महसूस करते हैं और गलत फहमी का शिकार है या खुश फहमी का शिकार है तो होने दें। गलत फहमी जीने के लिए, ज़िंदगी से निबरदाज़मा होने के लिए सबसे बेहतर हथियार भी है और सबसे बेहतर ढाल भी। इसी के साथ लड़ते रहिए। बहरतौर ख़वातीन के साथ आज का वीलॉग भी छोटी छोटी अहम खबरों पे जो पिछले 1 महीने में मेरे सामने आई हैं उनका एक मजमुआ होगा। आप चाहें तो इस तस्वीरी खबरनामे में से हर खबर को अलग अलग देख लें, सुन लें या फिर एक साथ पूरा खबरनामा देखें। मैं पहली खबर जिसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ वो इस वक्त हमारे एक बहुत होनहार सियासतदान हैं जो कि पीपल्स पार्टी और सिंध की और शायद कुछ और लोगों की भी उम्मीद है कि एक दिन शायद वो वजीर आज़म पाकिस्तान बने, अपनी वालिदा की तरह, अपने नाना की तरह। जानते हैं कि मेरा इशारा बिलावल भुट्टो की तरफ है, बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ है। ख़वातीन हज़रात, मैंने आज से कुछ अर्सा पहले मोटापे के ऊपर एक वीडियो की थी और लोगों ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब आप बहुत झूठ बोल रहे हैं, आपने बिल्कुल इतना वज़न लूज़ नहीं किया वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज मैंने ख़ास तौर पर अपनी कुछ साल पहले की तस्वीर अपने एडिटर साहब को दिया कि पहले वो आपको ये दिखाएंगे। हाँ, यही है वो तस्वीर। और मैंने जो आज की मेरी तस्वीर खिंची है, मैं एक ट्रांसमिशन कर रहा हूँ उस सिलसिले में, वो भी आपको अब दिखाने लगा हूँ। जी, यही लाल कमीज़ वाली वो तस्वीर है। और अब इनको बिफोर एंड आफ्टर देखें तो मेरे पास एक ही कैप्शन है और वो कैप्शन है, इस करम का शुक्र करूं कैसे अदा, वो करम जो मुझ पे मेरे अल्लाह ने कर दिया। खैर एनीवे, तो हुजूर वाला मैंने जिक्र किया था कि जरदारी साहब का ये बेटा जो है बिलावल, ये डायबिटिक हो गया है और इसके बारे में एक बुलेटिन भी आया है। उसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि ये ग्लूटाइड्स में से इस्तेमाल कर रहा है, आइदर ओजेम्पिक जो स्मेग्माग्लूटाइड है या फिर ये मॉन्जोरो इस्तेमाल कर रहा है। वाकई आप देखें कि उनकी उन दवाने की तस्वीर और आजकल की तस्वीर जो मैंने आपको वीडियो भी लगाई, आप देखें कि इसमें कितना फ़र्क पड़ गया है बिलावल भुट्टो साहब को। बिलावल भुट्टो साहब को सिर्फ फ़र्क नहीं पड़ा बल्कि उनको एक पूरी इमेज बिल्डिंग स्ट्रेटजी के तहत भी बहुत कुछ तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। ख़वातीन हज़रात, एक बहुत बड़ी कमबख्ती ये है कि हमारे यहाँ अगर कोई औरत मर्द मार किस्म की हो, यूं कंठी वाला कुर्ता पहने, खेड़ियाँ पहनी हो, उसका मुंह इतना खुला हो, गालियाँ देती हो, दुपट्टा ना लेती हो और यूं यूं करके चलती हो, तो हम कहते हैं
बड़ी दलेर औरतें, बड़ी दबंग औरतें, हालांकि उसमें निस्वानियत नहीं होती। हम औरतों को कितना बड़ा मार्जिन देते हैं। यही अगर हमारे यहाँ एक मर्द हो जिसकी चाल में थोड़ी सी लचक हो, थोड़ी सी हिलजुल हो, जो ज़रा सा सॉफ्ट बोलता हो, जिसे शायद बहुत ज़्यादा मर्दाना और साफ का हामिल ना कहा जा सकता हो, तो आप उसके 100 नाम रखते हैं, बाजी हुए, भाईजान बाजी, बाजी भाईजान, और न जाने क्या क्या क्या। ख़वातीन हज़रात, फ़र्क है ना यहाँ पे, औरत के अंदर अगर मर्दाना खसाइल हों तो वो बड़े फेवरेबल हैं, बड़े वांटेड हैं और उनको बहुत सराहा जाता है, और अगर मर्द के अंदर लताफत और नज़ाकत हो तो फिर ये बड़ी अनवांटेड चीज़ हो जाती है और उसकी मर्दानगी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली बिलावल भुट्टो का भी शुमार इस ब्रैकेट में होता है, इसका मैंने अभी जिक्र किया। उनकी जो इमेज बिल्डिंग की जा रही है वेट लॉस के अलावा, बहुत सारे लोगों का ख्याल है वो इसलिए की जा रही है कि वो फ्यूचर में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। हाय, ना हमारी ज़िंदगी आसान होने वाली है ना उनकी। इस सिलसिले में उन्हें यह कहा गया है कि आप काला चश्मा पहने, इससे आप बड़े सीरियस लगेंगे। उनके हेयर स्टाइल को बहुत टाइटली पीछे जेल बैक किया गया है ताकि वो लगे कि उड़े उड़े परेशान गेसू के हामिल नहीं हैं। उनके कपड़े भी नए खरीद दिए गए हैं और उनको एक ख़ास तरह से बोलना और चलना भी सिखाया जा रहा है। मगर जब कौवा हो और वो हंस की चाल चले तो वो ना इधर का रहता है ना इधर का रहता है, इसलिए उनकी चाल के ऊपर बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। अभी एक और चीज़ की गई उनके इमेज मेकर्स ने कि उनको कराची में एक इनडोर किस्म के बहुत उम्दा फ्लड लिट किस्म के प्रोटेक्टेड बाय नेट्स टेनिस कोर्ट्स में ले जाया गया। उनके साथ सूबे के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब भी मौजूद थे और फौजिया वहाब के बेटे मुर्तज़ा वहाब भी थे, और उसके अलावा 10 बंदे उनके टेनिस बॉल को उठाने के लिए, उनको देने के लिए और खिदमत खातिर के लिए मौजूद थे। खैर, बिलावल भुट्टो साहब अपनी मखसूस चाल चलते हुए इन साथियों के साथ टेनिस कोर्ट के अंदर आए। उनको पहली सर्व करवाई गई, ना उन्हें बॉल का पता चला ना उनके रैकेट को बॉल का पता चला। और अजीब एक मज़हका खेजी है, न जाने कौन दुश्मन था जो ये सारा सीन शूट कर रहा था, और उसके बाद सोशल मीडिया फ्लड हो गया है इस एक सीन से जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी टेनिस खेलते हुए एक बहुत माचो स्पोर्ट्समैन का इमेज आपके सामने पेश करना चाहता है। सारा इमेज धड़ाम से नीचे गिर गया है, मगर कोई बात नहीं, कोशिश जारी रहेगी और मुझे यकीन है कि आहिस्ता 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 शायद कोई बेहतरी आ जाए। मगर एक बात आपको बताऊं, बड़ी तबाही भी आ सकती है। वो इसलिए कि मर्दानगी का असल सबूत जो हमें चाहिए होता है वो ये है कि एक मर्द किसी औरत को ब्याह ले और ब्याहने के बाद उससे बहुत सारे बच्चे भी पैदा करे। ये इम्तिहान ज़रा मुश्किल है। खुदा ताला किसी को इम्तिहान में न डाले और खुदा ताला हमें लोगों पे उंगलियां उठाने से बाज रखे। कई दफ़ा माफ़ कर दिया करें, आपका दर्जा आपके खालिक के पास पहुंच जाएगा। उंगलियां इंसान उठाता है, माफ़ खुदा के नज़दीक इंसान करते हैं। खुदा के नज़दीक होने की कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं। ख़वातीन हज़रात, 23 मार्च को हमारे यहाँ सिविल अवार्ड्स की एक लिस्ट जारी की जाती है और मिलिट्री अवार्ड्स की भी दी जाती है, और पता चलता है कि मुख्तलिफ शोबों के अंदर उम्दा तरीन कारकर्दगी दिखाने पे किस किस को इस साल हुकूमत ने अवार्ड का हकदार करार दिया है। मगर बहुत अरसे से हम तो ये समझते हैं कि कहा यह जाना चाहिए कि किस किस को हुकूमत वक्त ने अपनी चापलूसी के एवज़ अवार्ड से नवाजा है। ख़वातीन हज़रात, हमारे अवार्ड्स अपनी तौकीर हर गुज़रते साल के साथ खोते चले जाते हैं, इसलिए कि इनमें मेरिट नहीं होता, इसमें होती है सियासी वाबस्तगी और उस वक्त की हुकूमत की सियासी खिदमत। इसके लिए बहुत सारे और लफ्ज़ इस्तेमाल आप कर सकते हैं और उसके मैं बता भी सकता हूँ आपको, लेकिन मेरे ख्याल में वो लफ्ज़ इस्तेमाल करके मैं अपनी ज़बान को क्यों गंदा करूँ। जब आप किसी की चमचागिरी कर रहे होते हैं, किसी की खुशामद कर रहे होते हैं, तो आपको अच्छी तरह पता है कि कुछ लोगों को कहा जाता है कि ये बूट पॉलिशिए हैं, कुछ लोगों को कहा जाता है कि ये फ़लाँ चीज़ उठाते हैं, कुछ लोगों के और कई नाम हैं, वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह। ख़वातीन हज़रात, इस साल यानी कि 23 मार्च 2025 को जो सिविल अवार्ड्स दिए गए हैं उसमें एक बहुत बड़ी तादाद हमारे सहाफ़ी लोगों की है, सहाफ़ियों की है। ये सहाफ़ी वो भी हैं कि जो प्रिंट मीडिया के साथ अभी तक मुताल्लिक़ हैं, और वो भी हैं कि जो लीनियर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ अपना वाबस्तगी रखते हैं। अगर आप पूरी लिस्ट देखें, और मैं चूँकि इनमें से थोड़े लोगों को जानता हूँ, तो मेरे ख्याल में ये था कि भाई सब लोग उनको मुबारकबादें देंगे, लेकिन सोशल मीडिया आपको फ़ौरन सोसाइटी का टेम्परेचर, सोसाइटी का रवैया, सोसाइटी के रिमार्क्स और सोसाइटी का रिएक्शन पूरा बता देता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में
اتنی لانتیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ان تمام ایوارڈ یافتہ صحافیوں کو جتنی اس بار ان کو پڑی ہیں. شاید ایک کسی ان کے چمچے نے ان کو مبارکباد دی ہوگی, اور فار ون کانگریچولیشنز دیر آر 1000 memes about them, 1000 reactions, adverse reactions. آپ لوگ اگر میری بات پہ یقین نہیں کرتے تو اپنے فون پہ جا کے سوشل میڈیا کو چیک کیجئے. ایسی عزت افزائی کی گئی ہے آپ کے ایوارڈ یافتہ صحافیوں کی کہ بندہ کہتا ہے کہ اگر یہ ایوارڈ نہ ملا ہوتا تو شاید ان کی عزت محفوظ رہ جاتی, ان کے کرتوتوں پہ پڑا ہوا پردہ ان کے کرتوت ڈھانپ کے رکھتا. اب تو یقین کیجئے ایک تمغے نے کینچیوں کی طرح ان کے ساری چادریں پردے کاٹ کے فیتی فیتی کر دی ہیں اور وہ یوں باہر آ گئے ہیں. مگر حضور والا کون یہ سوچتا ہے, کیونکہ جب ان کی پسندیدہ حکومت آتی ہے جس کی مدح سرائی میں وہ قصیدے پڑھتے رہتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ ایوارڈ بھی تو لیں گے نا. اور یہ ہر حکومت کرتی ہے, یہ مت سمجھیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ ایک قسم کی حکومت ہے تو وہ اپنے ٹاؤٹوں کو دے رہے ہیں. کوئی بھی حکومت ہو, وہ پی ٹی آئی کی ہو, پی ایم ایل این کی ہو, پی 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 کی ہو, ہر حکومت اپنے ٹاؤٹوں کو نوازتی ہے. تبھی میں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایوارڈ دیتے وقت کوئی میرٹ نہیں دیکھا جاتا, ذاتی خدمت گزاری دیکھی جاتی ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے ہماری بیجا تعریفوں کے تمار بنا دیے کہ نہیں, پہاڑ بنا دیے یا نہیں, اور ہر قسم کے منطق, لاجک اور انصاف کو چھوڑ کے یکسوئی کے ساتھ صرف ہمیں سپورٹ کیا یا نہیں. اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی خدمت کا کوئی نہ کوئی تو افزانہ ہونا چاہیے, اور وہ افزانہ ہمارے ہاں ایوارڈز ہیں جو سول ایوارڈز ہیں, اور وہ افزانہ ان ایوارڈوں کے ساتھ ملنے والی چھوٹی موٹی سی رقم بھی ہے. میں اس سلسلے میں صرف اتنا یہ کہوں گا کہ سب لوگ ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا ان ایوارڈز کو پانے کے بعد ان کی عزت میں کوئی اضافہ ہوا ہے, یا پھبتیوں اور ملنے والی لعنتوں کی ایک پوری کی پوری کھیپ ان کے حصے میں آئی ہے. خواتین حضرات, اس میں ایک بات اور کہوں, ہمیں ہمیشہ سے یہ گلہ رہا ہے کہ بہت سارے ڈیزرونگ فنکاروں کو, اب میں فنکاروں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے ڈیزرونگ فنکاروں کو بھی عرصہ دراز سے کوئی ایوارڈ نہیں ملتا, اور وہ مر جاتے ہیں اسی آس کے اندر. کتنے ہی لوگوں کا میں آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں, اور پھر مرنے کے بعد ان کو بعد از مرگ کوئی ان کا رشتہ دار جا کے کسی بھی گورنر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر جا کے ایک تمغہ حاصل کرتا ہے, جو کہ تکلیف زیادہ دیتا ہے خوشی کی بجائے. اس دفعہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر صدر زرداری صاحب نے ایوارڈز بانٹے ہیں, اس میں سے مجھے صرف ایک ایوارڈ کو دیکھ کے بے انتہا خوشی ہوئی ہے, اور وہ خوشی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ یہ ایوارڈ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے عدالتی قتل کے تقریباً 50 سال بعد پوسٹ ہیومس ان کو نشان پاکستان دیا گیا ہے. ان کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں, اور یقین کیجئے پھانسی پہ جھولنے کے بعد جب ان کی گردن کا منکا بھی ٹوٹ گیا ہوگا تارا مسیح کے ہاتھوں, یہ گردن ہمیشہ کے لیے خم ہو چکی ہے اور اسی حالت میں اسے دفن کر دیا گیا. اور اب ہماری عظیم عدالتوں یہ مانا کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا. خواتین حضرات, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پھانسی کی پاداش میں ان کو پھانسی کا حکم دینے والے ججوں کو لٹکا دیا جاتا, اگر ان میں سے کوئی بچا ہوا ہے یا نہیں. باہر طور ان کو کمپنسیشن کے طور پہ زندگی دوبارہ نہیں دی جا سکتی, نشان پاکستان دے دیا گیا ہے. اگر آپ وہ منظر دیکھیں تو نشان پاکستان لینے کے لیے بھٹو صاحب کی امیجیٹ فیملی میں سے صرف ایک بچی ہوئی اولاد جو کہ صنم بھٹو ہیں, وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر گئیں اسلام آباد میں. نہ بہن رہی, نہ دو بھائی رہے, نہ ماں رہی, نہ باپ رہا جس کے عدالتی قتل کے بعد اب اسے نوازا جا رہا ہے. آپ یقین کیجئے کہ جب وہ اپنا ایوارڈ لینے کے لیے سامنے آئی کھڑی ہوئیں, اور وہ صاحب جو کہ اناؤنسمنٹ کر رہے تھے وہ بھٹو صاحب کی سائٹیشن پڑھ رہے تھے, آنسو تھے کہ صنم بھٹو کے تھمتے نہیں تھے. میرے دل میں درد ہوا کہ کس بڑے باپ کی بیٹی ہے, کیا عمدہ خاتون ہے, اور کیا کرنے کے لیے آئی ہیں. اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ جب وہ انکنٹرولیبلی بار بار اپنے آنسو پونچھتی تھیں تو اس وقت ان کو ڈھارس بندھانے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے انہی کی بھانجی محترمہ بے نظیر بھٹو کی بیٹی آصفہ, جو بالکل اپنی ماں کی تصویر لگ رہی تھی, وہ ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب ان کو آگے آنے کے لیے کہا گیا, اور انہوں نے اپنے بہنوئی آصف علی زرداری صاحب سے اپنے والد کا پوسٹ ہیومس ایوارڈ حاصل کیا. آپ کو جو مرضی لگا ہو, میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, مگر مجھے ایک بیٹی کے آنسوؤں کے اندر کہیں ایک اطمینان کی رمق دکھائی دی ہے کہ بہت دیر سے صحیح
مگر پتہ تو چلا کہ میرے باپ کو کس جرم وفاق کی سزا دی گئی اور اسے کیسے عدالتوں کے ذریعے فیصلہ کروا کے پھانسی دی گئی۔ اللہ کرے کہ آئندہ جب کسی وزیر اعظم کو پھانسی دی جائے تو ہم اسے عدالتی قتل نہ کہیں بلکہ انصاف کا بول بالا کہیں۔ کہیے آمین آمین۔ خواتین و حضرات، میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ زرداری صاحب کے لیے میری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں صحت دے اگر وہ بیمار ہیں، اور اگر صحت نہیں مل سکتی انہیں تو خدا تعالیٰ ان کو عقل دے، کیونکہ عقل کئی دفعہ صحت سے بھی بہتر چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ صحت مند آدمی بڑی بڑی بونگیاں مار سکتا ہے، اپنا بہت برا تماشا بنا سکتا ہے، مگر عقل مند آدمی جگ ہسائی سے بچتا ہے۔